नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीएमए पर। मैं दिनेश पंचाल। आज आपके सिलेबस के एक और टॉपिक को हम टच करेंगे, जिसमें पहले बता दूं मैं, ये जो टॉपिक है आज का वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सबसे पहली बात तो आपकी जो रीट लेवल 1 एंड लेवल 2, ये दो स्टैंडर्ड आपके दे रखे हैं। रीट लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2। अभी जो आपकी फैब एंड में ये एग्जाम प्रपोज्ड है, उसके अंदर जो आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पोर्शन दे रखा है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पोर्शन, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये जो पोर्शन दे रखा है उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके बाद आपके लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें आती हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे आज। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। लेवल 2 के लिए इसकी महत्ता तब बढ़ जाती है क्योंकि ये उनकी सब्जेक्ट में दे रखा है, जो विद्यालय विषय है वहाँ ये टॉपिक दे रखा है। और लेवल 1 के अंदर भी कुछ पोर्शन इसका है, मतलब उसका वेटेज कम है लेकिन है ज़रूर। और इसमें है भी कुछ नहीं, जैसे ऐसा देखा गया है कि कई कबार लेवल 1 के स्टूडेंट्स से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि सर बहुत कम नंबर का है, हम इसको छोड़ सकते हैं। और मैं उनको क्लियरली इस बात को बोलता हूँ कि देखिए, आप थोड़ा समय कम दे सकते हैं लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। आप थोड़ा ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ के जाएं। और मैं जो प्रयास करूंगा यहाँ पर आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मैं सिर्फ 3 क्लासेस लूंगा आपकी। जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है उसके अंदर टोटल हमारी आएंगी 3 क्लासेस। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं उसके अंदर। सबसे पहला काम हम करेंगे, जैसे आज वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो सेकेंड क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स प्लस सीएलटी, इसकी एक क्लास आएगी। इसके बाद आपकी एक थर्ड क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपकी, जैसे आपके कुछ पोर्शन दे रखे डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग, डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग। इसके अंदर वापस आपके दो पोर्शन दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है आपको होम लैंग्वेज, एक तो दे रखा है होम लैंग्वेज और उसके साथ ही में एक और पोर्शन दे रखा है आपका मल्टी लिंग्वलिज्म। ठीक है, ये पोर्शन दे रखा है। और उसके बाद आपका एक रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग प्लस इवेल्युएशन, इन दोनों टॉपिक्स की आपकी एक क्लास रहेगी। आज हम इसको पूरा कवर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और साथ में मेथड्स प्लस सीएलटी एक क्लास इसकी हो जाएगी। हो सकता है 1.5 2 घंटे की क्लासेस ही हमारी रहें, उनके अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करते हुए चले। इसके बाद आपको कोई भी इश्यूज इस टॉपिक के अंदर नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने इन 2 3 क्लासेस को बहुत ध्यान से देखकर आप चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका 80 से 90% आपका सही जाएगा, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना है, उसको अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से समझा है। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर रटने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने एक बार एक चीज समझ ली तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी। ठीक है, हल्का रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन आपके सामने जब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द जो है वो याद आएंगे कि यही चीजें हम पढ़कर आए हैं और यही चीजें एग्जाम के अंदर पूछी भी गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, चाहे आपने पढ़ रखे हैं तो भी ठीक है और नहीं पढ़ रखा हो तो भी ठीक है। वहां पर वो चीजें ऐसी भी आने वाली हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से भी नहीं होगी और कोई और टीचर पढ़ा रहा वहां से भी नहीं होगी। मतलब जनरल सेंस के क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं। बाकी आपका ये टॉपिक दे रखा है, सिलेबस आपको दे रखा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एक एक चीजों को धीरे धीरे समझते हुए। फिर से बता रहा हूं मैं आपको,
क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, उसका रीजन है कि हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, कोई घास काटने वाला काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप पेशेंस बनाए रखें, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो फिर ये क्लास ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा साथ साथ में चलते रहना पड़ेगा, तभी जाके हम एक एक शब्द को जब हम समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत प्योर हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो मैं उनको एक एक शब्द का मीनिंग जो है वो भी बताने का प्रयास करूंगा, तभी जाके जो मेरा लैंग्वेज ये जो लेक्चर है वो फ्रूटफुल थोड़ा उन बच्चों के लिए भी होगा जिनको इन टॉपिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देनी रह गई, इसके अंदर ध्यान रखें, अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये हमारा TMA इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट तो मिलती ही रहेंगी, साथ ही में आपको यहाँ पर जो आपका डेली वोकेब है वो भी मिलता है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये ग्रुप जो है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सीधा कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है। मैं बता रहा हूं एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमको लैंग्वेज के बारे में समझना जरूरी है। लैंग्वेज क्या है, तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, इट इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। ये बात ठीक है। देखो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक वो मीडियम है जिसके थ्रू, जिससे हम अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, अगर मेरे पास ना हिंदी है ना इंग्लिश है तो ये बात मुझे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि लैंग्वेज के बिना एक इंसान अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को इजीली कन्वे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जब आपके पास है तो फिर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने विचार एक दूसरे को बता सकते हैं। बिना लैंग्वेज के ये चीजें संभव नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन हाउ दीज लैंग्वेजेस ओरिजिनेटेड। ये कहना चाह रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम ये बता सके कि कैसे एक एक लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनेट हुई, मतलब उसका उदय कैसे हुआ। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये लैंग्वेज इस तरीके से उदित हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम कुछ चीजों को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहां से ही ओरिजिनेट हुई है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और ना ही दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट पीपल स्टार्टेड कन्वेइंग, कन्वेइंग का मतलब होता है साझा करना, ठीक है, मैसेजेस थ्रू सिग्नल्स, पोस्चर्स, जेस्चर्स एटसेट्रा। ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में लोगों ने अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज शुरुआत से ही उस फॉर्म में नहीं थी जिस फॉर्म में आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले जेस्चर्स, ये सिग्नल्स, सिग्नल आप जानते हो चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। पोस्चर्स मतलब शरीर के अलग अलग पोस्चर्स बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना भाई, किसी को बोलते हैं भाई आप यहाँ से चले जाइए, तो हम सीधा यूं कर लेते हैं ना, तो मतलब क्या है, आप यहाँ से चले जाइए। तो ये जो है ये पोस्चर्स होते हैं, बॉडी पोस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए, दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। उसको हम नॉन वर्बल कह सकते हैं, मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, पोस्चर्स का इस्तेमाल किया है आपने, तब जाके आप अपनी बात करो। जेस्चर्स का मतलब होता है इशारे, ठीक है, इशारों में, चिन्हों की मदद से, पोस्चर्स के माध्यम से जब आप अपनी बात कहते हैं, तो ये लैंग्वेज का ओरिजिनल फॉर्म था। इस फॉर्म से सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास लैंग्वेज उतनी रीच नहीं थी, धीरे धीरे पहले लोग इस तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते थे, फिर थोड़े एक दो शब्द उनकी वोकेब में आए, फिर धीरे 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 लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती गई, और आज हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। लैंग्वेज इज अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, बता दिया है, ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, आप इसकी वजह से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। दैट यूजेस आर्बिट्रेरी सिग्नल्स सच एज वॉइस, साउंड्स, जेस्चर्स एंड रिटन सिंबल्स। यहाँ पे एक लैंग्वेज के अंदर हम कुछ सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं,
जिसमें आपकी वॉइस है, जैसे अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आवाज का, साउंड का भी इस्तेमाल होता है, जेस्चर्स, ये नहीं समझ आता है तो इसका मीनिंग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इशारे होता है इसका मीनिंग, ठीक है। आप इशारों की मदद से भी अपनी बात करते हैं, और साथ ही में रिटन सिंबल्स, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके सामने रिटन सिंबल्स ही। आप सोचिए ना, जैसे आज से हम अगर कई सालों पहले की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ ये ई है क्या, तो उन क्या ये ई स्टार्टिंग में इसी फॉर्म में था क्या? क्या वो लोग जो आदि मानवों की अगर हम बात करें तो उन्हें थोड़ी पता था सर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सिग्नल तो इसके बाद हमने बाद में जाके इनको दिए हैं, तो स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं थी। लैंग्वेज डेवलप हुई है, ये इवोल्यूट हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले एक बार इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम हमारे आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा कई एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है कोई लैंग्वेज किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। इसमें सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, पोस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जेस्चर्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है जिसके अंदर वॉइस, साउंड, जेस्चर्स और रिटन सिंबल्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। यहां तक मैं जो अभी बात कर रहा हूं ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज इन जनरल की बात कर रहा हूं। जो बातें हम कर रहे हैं वो सारी लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना, एक मिनट, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्लैरिटी चेक कर लेता हूं मैं इसकी, ठीक है, विजिबल रहेगा। चलिए, अब इस पे सबसे पहला फीचर हमारे सामने है लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। एक इंसान की का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसकी वृद्धि होती है, उसके अंदर लैंग्वेज का एक बहुत वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण योगदान है उसकी ग्रोथ में। इसमें देखना, इट इज अ सोशल एक्ट। लैंग्वेज हमेशा कौन से फिनोमेना में इस्तेमाल होती है, सोसाइटी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बिना सोसाइटी के लैंग्वेज का क्या करोगे आप? अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, इट इज अ मीन्स ऑफ नॉरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशन। देखो एक बात सीधा सा इसका मतलब ये समझे कि एक सोसाइटी है, जैसे आप और हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें अपनी बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। बिना सोसाइटी के लैंग्वेज जो है ना उसका उतना महत्व रह जाता है, ठीक है। और अगर सोसाइटी तो है हमारे पास, ठीक है, और लैंग्वेज नहीं है तो फिर वहां पर भी अच्छे संबंध बन नहीं पाते। लैंग्वेज से ही हम हमारे कल्चर को रीच कर पाते हैं। लैंग्वेज ही हमारे ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे आप देखते हैं किसी इंसान की लैंग्वेज बहुत अच्छी है क्या, तो वो हर जगह पे जाके उसको सम्मान मिलता है कि वो अच्छी बातें बोलता है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, इस वजह से वो दूसरे लोगों को भी अपने कंट्रोल में ला सकता है। तो लैंग्वेज जो है वो आपको, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो फिर आप अपने आप को अलग स्टैंड आउट करते हैं जब आप भीड़ के अंदर खड़े होते हैं। और अगर किसी इंसान के पास लैंग्वेज नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि बातचीत अच्छी करना और एक बातचीत करना, इन दोनों में फर्क होता है। अच्छी कोई बात अगर है तो उसको किस तरीके से कहना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहना है, तो फिर शायद वो सारी बातें जो है वो आपकी सुनी जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनका जो लिंग्विस्टिक सोशल डिस्कोर्स जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो फिर उनको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि लैंग्वेज एक इंसान की जितनी डेवलप होगी उतना उस इंसान की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली बात, ये हमारी ग्रोथ प्रोसेस का एक बहुत वाइटल पार्ट है। आपको याद कितना रखना है, इस थ्योरी से ज्यादा मीनिंग नहीं है आपका। आपको ये चीज याद रखनी है कि लैंग्वेज जो है वो हमारी ग्रोथ प्रोसेस के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड हम बात करते हैं लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, ठीक है। सेकेंड क्या बात है कि लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होती है, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। सिंबल जैसे आप ये जो है मैंने ए लिखा क्या, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ए लिखते हैं तो ये भी तो क्या है, एक सिंबल है ना। सिंबल की सहायता से ही तो लैंग्वेजेस बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस सिंबल्स दैट आर एम्प्लॉयड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट, अकरेंसेस और मीनिंग्स। ये क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग मतलब को बताने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक हॉर्स लिखा मैंने, ठीक है। ये सिंबॉलिक कैसे है इसको समझना। जैसे ही मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा, मैंने यहाँ पे हॉर्स बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने हॉर्स लिखा है, लेकिन इसको लिखते ही आपके दिमाग में एक हॉर्स की इमेज बनती है।
वो इमेज जो बन रही है आपके दिमाग में वो सिंबल को देखते हुए बन रही है। मतलब एक सिंबल है, ये जो है ये सिंबॉलिक ही तो है ना। यहाँ पे कोई हॉर्स तो बनाया है नहीं हमने, हॉर्स की जगह पे ये लिखा तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में एक हॉर्स जो है वो बनता है। तो ये सिंबल है जिसकी वजह से हमने उस चीज को सोचा, उस चीज को देखा। तो ये आपके सामने क्या है कि लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होती है। कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बताने में, अलग अलग घटनाओं को बताने में, अकरेंसेस का मतलब घटनाएं, और अलग अलग मीनिंग्स को बताने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। आप ये भी कह सकते हो कि लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल्दो लैंग्वेज सिंबॉलिक येट इट्स सिंबल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। इसके सिंबल्स को एक बहुत अच्छे सिस्टम में अरेंज किया जाता है। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम्स। हर लैंग्वेज का अपना फोनोलॉजिकल का अर्थ होता है कि साउंड, एक पर्टिकुलर सिंबल कैसा साउंड करेगा, वो फोनोलॉजिकल, ये इसको हम आगे देखने वाले, अभी जब लैंग्वेज के सिस्टम्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम ग्रामेटिकल सिस्टम होता है। विद इन अ सिस्टम देयर आर सेवरल सब सिस्टम्स। एक सिस्टम के अंदर, उसके अंदर और बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है, लैंग्वेज जो है हमारे ग्रोथ के अंदर वाइटल रोल प्ले करती है। इसके बाद है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं हम। There is no inherent relation between the words of a language and their meaning or the ideas conveyed by them। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं और जो भी हमारी लैंग्वेज है उसके मीनिंग्स और आइडियाज में एग्जैक्ट कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं है। ये आर्बिट्रेरी है, मतलब ऐसे संबंध बन जाते हैं अचानक तरीके से। जैसे हमने देखा, जैसे आप बोलते हो एक गोट, जैसे आपने बोला, ठीक है। अब इस शब्द के का एक बकरी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ये बोला, आपने इसका संबंध, क्योंकि उसको कंस्टेंटली जब आप यूज करते हैं तो वो एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या बनता है, आर्बिट्रेरीली यहां पर चीजें हमारे सामने आती हैं, इस वजह से क्या होता है, एक संबंध बन जाता है। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। एक सिंबल आपको एक मीनिंग दे जाता है, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज प्रोडक्टिव भी होती है और क्रिएटिव भी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू utterances नेवर हर्ड बिफोर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ सोसाइटी। इसका मतलब होता है जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में मौजूद जो स्ट्रक्चर है हमारे पास एक लैंग्वेज के, आप उन स्ट्रक्चर्स का, उन शब्दों का, उन सिग्नल्स का, उन सिंबल्स का इस्तेमाल करके अपनी ओर से नए शब्द भी बना सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आजकल ये जो पापा हम बोलते हैं, ठीक है, ये शब्द पहले नहीं था, ये शब्द इंग्लिश में पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन जब इसका यूज मैक्सिमम स्तर पे होता रहा तो फिर अब ये जो है ये भी एक तरीके से इंग्लिश का एक वर्ड हो गया है क्या, ठीक है। अब अगर इंग्लिश ये बोले कि सर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज के अंदर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो मतलब ये लैंग्वेज के रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं और वो चीज नहीं होती है। आप यहाँ पे एक और सिस्टम भी इसका लिख सकते हैं लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, मतलब वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। और जो लैंग्वेज चेंज नहीं होती है वो उसको बहुत समय के बाद लोग जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। जैसे हम बात करें संस्कृत की बात कर लेते हैं, हम लैटिन की बात कर लेते हैं, हम ग्रीक लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैसे संस्कृत जो है उसका स्ट्रक्चर्स और एक बहुत पेचीदा फॉर्म में होती है वो लैंग्वेज, ठीक है। इसलिए बोलना इतना ज्यादा सहज नहीं हो पाता। बहुत स्कॉलर लोग होते हैं जो वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती है कोई लैंग्वेज तो फिर उसका इस्तेमाल जो है वो होना बंद हो जाता है। तो यही चीजें, और उन्हीं को हम बोलते हैं डेड लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब जिनका वर्तमान बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हमने अभी क्या देखा कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि एक ये हमारे ग्रोथ प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सिंबॉलिक होती है, ये सिस्टमैटिक होती है, इसको आर्बिट्रेरी भी कहा जाता है, और साथ में ये प्रोडक्टिव होती है और क्रिएटिव होती है, और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है, रिजिड नहीं होती है। एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब देखो, अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जो टॉपिक है वो कैसे पढ़ना है उसके बारे में चीज बता देता हूं मैं।
आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उस तरीके से अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने आप को एक टीचर मान के फिर आप पढ़ेंगे कि सर ये टॉपिक बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा और ये चीजें जो है वो हमको हमारे ध्यान में रखनी है। एम्स का अर्थ होता है उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है लैंग्वेज टीचिंग का। कोई भी लैंग्वेज पढ़ाए ना, चाहे हिंदी पढ़ाए या इंग्लिश पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए, लैटिन पढ़ाए, जो भी पढ़ाए आप, लेकिन उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम एक लैंग्वेज को पढ़ाएं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है कि बच्चा उस लैंग्वेज को रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, बच्चा उस लैंग्वेज को पढ़ पाए और साथ ही में पढ़ा हुआ समझ पाए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली, बिना रुके अपनी बात को कह पाए, एक्सप्रेस कर पाए। एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से एक ही बात बच्चा अगर कह पाता है उस लैंग्वेज के अंदर तो समझिए आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यू इन कोहेरेंट मैनर, एक तालमेल वाले तरीके से अगर बच्चा जो है वो अपनी बात को प्रेजेंट कर पाए, अपनी बात को लिख पाए, तो फिर वो लैंग्वेज के उद्देश्य हैं। एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस, आप टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस को भी सीखें। यूज्ड इन टीचिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, जो अलग सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, सच एज म्यूजिक में इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, ये सारी। क्योंकि आपकी कमांड अगर एक लैंग्वेज के ऊपर है, आपको रीडिंग ही नहीं आती है, तो फिर आप एरोप्लेन कैसे पढ़ोगे सर। ये मानो एरोप्लेन लिखा हुआ है क्या, अगर आपको रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर आप ये नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, लैंग्वेज के साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या होते हैं उसको समझे। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो सके, उसकी सृजनात्मक क्षमताएं जो है उनका। डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर सेंसिटिविटी, बच्चे की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़े टूवर्ड्स नेशनल इश्यूज, बच्चा नेशनल इश्यूज को समझ पाए, बच्चा कल्चरल हेरिटेज को समझ पाए, बच्चा जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है, आज जो समकालीन हमारी जिंदगियां चल रही है उसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं उनको भी बच्चा समझ पाए। ये सारी चीजें जब बच्चे को नहीं कुछ पढ़ना आ रहा है, जैसे आज अगर आपके सामने कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसी नेशनल इश्यूज आपका कवर हो रहे हैं क्या, ठीक है, अब जिस इंसान को ना हिंदी पढ़ने आ रही ना इंग्लिश पढ़ने आ रही, उसको उन नेशनल इश्यूज से क्या मतलब। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी अच्छी समझ है, अच्छा फिर समझ का भी स्तर अलग अलग होता है। कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक इंसान पढ़ेगा तो वो उसका मीनिंग क्या निकालेगा और एक दूसरा इंसान पढ़ेगा उसका मीनिंग क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है वो सबका अलग अलग होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है वो सारी अलग अलग होती है। तो आपके सामने ये हो जाते हैं एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जहां पे आप रीडिंग और साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अपनी बात को फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाए, डिफरेंट स्किल से अलग अलग जगह पर प्रेजेंट कर पाए, अपने आप को राइट कर पाए उसी लैंग्वेज के अंदर, टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस को सीखे, म्यूजिक, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, स्पेस, ये सारे जो अलग अलग जगह पर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको सीखे। साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या होता है लैंग्वेज का वो सीखे, क्रिएटिव स्किल्स को सीखे बच्चा, और जो नेशनल इश्यूज है, कल्चरल हेरिटेज है, हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट अलग अलग पहलू जो है वो हमारी आज की समकालीन जिंदगी के, उनको बच्चा समझ पाए। ठीक है, ये तो हो जाते हैं हमारे एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, अब हमने बात बोली कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स मिलके फिर लैंग्वेज बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स होते हैं ये आपके सामने मैंने 5 सिस्टम लिख रखे हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम आपके सामने है वो है फोनोलॉजी। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये होता है फोनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड्स। ये होता है स्टडी ऑफ साउंड, उसको बोलते हैं हम फोनोलॉजी। सेकेंड आपके सामने जो है मॉर्फोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी जो है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज और वर्ड्स का किस तरीके से अरेंजमेंट होगा वो कहलाता है सिंटेक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग। कभी कभार इनसे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिमेंटिक क्या है। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स।
मतलब आपने ये सारी चीजें यूज तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनको कितना यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द सिस्टम्स, ठीक है। थोड़ा सेंसिबल होके अपनी बात को समझना, अपनी बात को कहना, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है इन चार से, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। सेमेंटिक्स का अर्थ होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, सिंटेक्स होता है वर्ड्स और फ्रेजेस का एक सेंटेंस के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट हो। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, और साथ में फोनोलॉजी वो क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स। तो ये सारे आपके सिस्टम, जैसे हमने बोला लैंग्वेज एक सिस्टम होता है सिस्टम्स का, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाती है। अब आ जाते हैं हम थ्योरी जो है, या फिर हम उसको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज क्या क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला आपके सामने जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है। वो पहला सिद्धांत आपके सामने क्या दे रखा है, तो फिर ये है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये आपके सामने पहला थ्योरी दे रखा है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद मैं एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इसकी, ठीक है। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो, आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है ना, तो वहां पर मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो सीखना बच्चे की मजबूरी है। अगर वो उस फर्स्ट लैंग्वेज को नहीं सीखेगा तो वो अपने परिवार वालों से भी बातचीत नहीं कर पाएगा। जो आपकी मदर टंग है वो तो उसको सीखनी ही है, वो जो इन्वायरमेंट है वही उस बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो तो सिखा देगा। लेकिन अगर एक बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहता है, द्वितीय भाषा को सीखना चाहता है, तो उसके लिए पर्याप्त तो मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट होने चाहिए सारे कि बच्चा उस लैंग्वेज को समझने में रुचि ले, ठीक है। इंग्लिश resource and textbook should be selected according to the interest and aptitudes of students। जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हैं उनको इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए कि बच्चा उनके अंदर रुचि ले। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। द टीचर कैन अराउज प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य जो है, लर्नर्स है, इंटरेस्ट इन ए नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक टीचर जो है वो बच्चे को इंटरेस्ट के जगाने के लिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बच्चा उस लैंग्वेज के अंदर थोड़ा रुचि ले। इट कैन बी डन, ये कैसे कैसे हो सकता है, टीचर चाहे तो चार्ट्स का इस्तेमाल करे, थोड़ा पिक्चर्स का इस्तेमाल करे, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, मॉडल्स का इस्तेमाल करे, ब्लैक बोर्ड को अच्छे तरीके से यूज करे, और साथ ही में ऐसे बहुत सारे विजुअल डिवाइसेस, ऑडियो विजुअल डिवाइस का इस्तेमाल करे, जिससे बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने में रुचि ले। अगर उसको मोटिवेशन दिया जाता है पर्याप्त उन चीजों को समझने का, उन चीजों को वो जाने की क्या है, ये लैंग्वेज क्या है इंग्लिश, अगर उसको ये पता हो कि इसकी महत्ता क्या है, तो बच्चा ज्यादा बेहतरी से सीखेगा। तो ये काम होता है टीचर का कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे एक लैंग्वेज सीखने के लिए। तो एज ए टीचर हमारा ये काम होता है कि हम जाके बच्चों को ऐसी हमारी क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाए, उसको थोड़ा अलग अलग चीजें ऑडियो विजुअल एड्स का हम इस्तेमाल करें, तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज के अंदर रुचि लेगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद इमिटेशन, इमिटेशन का अर्थ होता है दोहरान, ठीक है, नकल करना, ठीक है, बोलने में, ठीक है। इमिटेशन को आप बोल सकते हो दोहरान, ठीक है, दोहरान, ठीक है। आप जैसे देखते हो अकॉर्डिंग टू मेनी साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बच्चा बहुत सारी चीजें इमिटेशन से सीख जाता है। जैसे देखना, एक टीचर है वो क्लासरूम के अंदर जाता है, वो सीधा बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चे भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग में उन्हें नहीं पता होता है गुड मॉर्निंग क्या होता है, लेकिन इमिटेशन हो रहा है उन चीजों का, बार बार टीचर अगर इस्तेमाल कर रहा है उन चीजों को, तो अनडाउटेडली जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को सीख जाएगा। इमिटेशन, जैसे छोटा बच्चा होता है घर में जब मदर टंग सीखता है, उसको बार बार सभी आके बोलते हैं कि ये मम्मा है, ये पापा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उनको बोलना सीख जाता है ये मम्मा है, ये पापा। तो ये कैसे हो रहा है, इमिटेशन हो रहा है, उन चीजों का दोहरान हो रहा है बार बार, ठीक है। तो वहां से बच्चा जल्दी इन चीजों को सीखता है। अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिस्ट, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। देखना, अगर एक इंसान का स्पीच अच्छा है, इट मींस वो अच्छा बोल पा रहा है, तो इसका डेफिनेट रीजन एक ये होता है कि उसने अच्छा सुना है, ठीक है। अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है,
जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन आपने सुना है, जितने अच्छे स्पीच आपने सुने हैं, अनडाउटेडली आपका खुद का स्पीच है, आपकी खुद की भाषा है, वो भी उतनी ही बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इमिटेशन से आप बच्चा जो है वो अच्छी चीजें सीखता है। एक अच्छी सुनी हुई, अच्छा सुना हुआ जो बच्चा है वो ज्यादा अच्छा बोल पाएगा। इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इमिटेशन की, हेल्प्स इन मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम, तो लैंग्वेज सिस्टम जो है उसकी अच्छे तरीके से बच्चा मास्टरी कर सकता है। तो दो प्रिंसिपल हमने देखे हैं, मोटिवेशन और इंटरेस्ट का, इसके बाद इमिटेशन का। थर्ड प्रिंसिपल पे हम आते हैं, यह है हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड के अंदर आप इसका बहुत अच्छे तरीके से समझोगे इसको। हैबिट फॉर्मेशन क्या है? लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर, एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इज इसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। लैंग्वेज जो है वो निश्चित तौर पर एक क्या है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी अक्वायर न्यू हैबिट्स, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नई हैबिट्स को एक्वायर करते हैं। टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। एक टीचर जो है वो बच्चों के लिए अगर वो इंटेंसिव प्रैक्टिस करवाता है उन चीजों की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर टीचर इस्तेमाल करता है, अलग अलग ड्रिलिंग का इस्तेमाल करता है, प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है, तो इसका अर्थ है कि बच्चा जो है वो उसकी हैबिट बन जाएगी एक लैंग्वेज जो है। और ये काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टीचर को। इसलिए हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें जो है वो आज पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच होता है। कौन कौन सी हैबिट? स्पीच की भी एक हैबिट बनती है, बोलने की, लिसनिंग की भी हैबिट बनती है, रीडिंग की भी हैबिट बनती है और राइटिंग की भी हैबिट बनती है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ये वाला ही आपके सामने शब्द है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कई सारे स्टूडेंट्स इसको, तो ये नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें NOUN नहीं है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो आपने जितना अच्छा सुना है वैसी आपकी हैबिट बनती जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। ये प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग, ये बहुत हद तक इससे जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है उससे मिलता जुलता है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इसको समझेंगे हम। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड, मनोविज्ञान के अंदर जितने भी प्रयोग हुए हैं उन्होंने इस बात को साबित किया है दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग, प्रैक्टिस करना और बार बार उन चीजों की ड्रिलिंग करना, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर प्रैक्टिस और ड्रिलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। टीचर्स शुड मेक श्योर दैट रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। बार बार चीजों का रिपीटिशन एक प्रॉपर इंटरवल के बाद, एक प्रॉपर समय के बाद उनका होना चाहिए। अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, जैसे हम भी तो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, उसके अंदर क्या होता है, आप ये देखोगे कि जैसे वो बच्चा एग्जाम्स के अंदर अच्छा कर पाता है जिसने रिवीजन ज्यादा किया हो, ना कि ज्यादा पढ़ा हो। ठीक है, आप जितना अच्छा रिवीजन करते हैं चीजें आपके दिमाग के अंदर फिक्स होती जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर भी यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा ड्रिलिंग होगी, उतना बढ़िया तरीके से बच्चा जो है वो उन चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस बात का सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है और साइकोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ते भी हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, बस लैंग्वेज के अंदर भी उन चीजों का इस्तेमाल करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब हर इंसान अपने आप में अलग है, उसकी नीड्स अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पजेस डिफरेंट एबिलिटीज। जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक बच्चा जो है, हर बच्चा अपने आप में अलग अलग एबिलिटीज लेकर आया है। पर्सनालिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। जैसे एक बच्चा जो है उसके घर में पेरेंट्स इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही अगर उनका कम्युनिकेशन होता है तो वो जो बच्चा है वो इंग्लिश ऑटोमेटिकली सीखेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके घर में मदर टंग का रोल ज्यादा है, तो वो बच्चे का बैकग्राउंड थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो उन चीजों को कम समझे। तो आपको उन दोनों बच्चों को ध्यान में रख के फिर अपनी टीचिंग करवानी है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाए और
जो अलग बैकग्राउंड से आए, दोनों बच्चों को ध्यान में रखकर आप किस तरीके से बैलेंस तरीके से अपनी टीचिंग करें। व्यक्तिगत भिन्नताओं का कोई भी विषय आप पढ़ाए तो उसके अंदर निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। डिफरेंट बैकग्राउंड, सो स्टिम्युलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट। हर बच्चे का स्टिम्युलस का मतलब होता है उद्दीपक, ऐसी चीज जो उसको प्रोत्साहित करे कोई काम करने के लिए, वो उन सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, problems, teaching has to be done keeping in mind that the individual differences and problems arising out of it. The teacher should adopt different tactics, strategies and multiple approaches to make learning meaningful. टीचर अलग अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करे, अलग अलग टैक्ट का इस्तेमाल करे और तब जाके अपनी टीचिंग करे, जिससे आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको आप ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करवा सके। इसके बाद है थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, यहाँ पे ये लिख दे, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या है ना, इस प्रिंसिपल के ऊपर कई सारे विवाद है। जैसे कुछ आपके नियम हैं, कुछ आपके मेथड्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन कभी कभार ऐसा माना जाता है। जैसे मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ तो हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश जो है वो पढ़ा रहा हूँ। कभी कभार मदर टंग जो है वो एक बच्चे के कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर काफी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो मदर टंग का, मातृभाषा का उपयोग जो है वो भी किया जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक। ऐसा नहीं कि फिर वो बार बार पूरी क्लास ही, जैसे यहाँ लिख कर भी मैं हिंदी में ही आया हूँ क्या, इसके बाद पूरा का पूरा मैं बोल भी सारा का सारा हिंदी में रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंग्लिश में याद करनी है, इमिटेशन को मैं बार बार नकल ही कर रहा हूँ क्या, तो ये चीजें भी सही नहीं होती। जो लैंग्वेज जैसे पढ़नी है वैसे उसको पढ़ा जाए, लेकिन आपको ये बात याद रखें कि अगर जहां कहीं पे मदर टंग हेल्पफुल हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, वहां पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है मदर टंग शुड बी स्पैरिंगली एंड जुडिशियसली यूज। जुडिशियसली का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से, मतलब एक निर्णायक तरीके से, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही यूज उसका ही कर रहे हैं क्या, ठीक है। While teaching English, of course, at an early stage, some explanations will have to be given in pupil's mother tongue, but at later stages, input from the targeted languages in a simple graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue. देखो ये पूरी जो बात है, पूरा पैराग्राफ है, वो क्या कहना चाह रहा है, अर्ली स्टेजेस के अंदर बच्चा जब छोटा होता है तब उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, अपनी टीचिंग जो है वो उसको मदर टंग में अगर आप करवाएंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो फिर क्या होना है, जो भी उसके इनपुट्स, मतलब जो भी आप उसको डिलीवर कर रहे हैं अपनी ओर से, वो सारी की सारी बातें आप किस में डिलीवर करें, आगे जो टारगेटेड लैंग्वेज है। जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप अपनी बात आगे के स्टेजेस के अंदर लेटर ऑन अगर आप उसको बताते हैं तो फिर आपका धीरे धीरे मदर टंग जो है उसका रोल है, उसका इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। लेकिन सीधा ही जाते ही आपको वो काम नहीं कर देना, नहीं तो बच्चा बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा उन चीजों से, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रही है, हमारा इंटरेस्ट जो है उसके पीछे रोल होता है अंडरस्टैंडिंग का। अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो हम उसके अंदर रुचि लेते हैं, अगर हमको उस चीज की समझ नहीं है तो फिर हम उसके अंदर रुचि नहीं लेते। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर दो बच्चे जो है वो चेस खेल रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है उसको चेस में इंटरेस्ट है और एक को चेस के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी जीरो लेवल, एबीसी भी उसकी नहीं पता है उसको, ठीक है। तो क्या होगा, जिसको थोड़ा बहुत समझ है उस चेस की वो तो उसके अंदर रुचि लेगा, हाँ यार बढ़िया खेल रहा है तो ये वाली चाल ले, ये वाली चाल कर, अब है ना। लेकिन जिसको रुचि नहीं है उसको तो वो सारा का सारा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो फटाफट से वहां से निकलने की कोशिश करेगा। यही बात यहाँ पर है, अगर जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिन चीजों की समझ आपको है वहां पर आप रुचि लेते हैं, जिन चीजों की समझ आपको नहीं है वहां पर आप रुचि बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मदर टंग जो है उसका भी रोल हो सकता है अच्छा। को रिलेशन विद लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज समझाए, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, पहली बात आप ये समझाएं कि आपकी जिंदगी के अंदर उसकी महत्ता क्या है। जैसे मैं एक मेरी निजी बात बताता हूँ, ठीक है। जब मैं क्लास 10th में था तब मेरे एक मैथमेटिक्स में टॉपिक्स आया था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और आज भी मैथ्स बुरी ही है मेरी, तो उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा कोस थीटा, तो मतलब ये थोड़ा मैं प्रैक्टिकल ज्यादा था, तो मुझे जब मैं उनको देखता था मैं इनका कहाँ इस्तेमाल करूंगा मैं क्या, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री जब मैं पढ़ने बैठा तो मुझे वहां पे दिखा ये कार्बन हाइड्रोजन का CH सारे बॉन्ड बन रहे, ये हो रहा वो हो रहा, मुझे नहीं पता क्योंकि उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी नहीं उस समय कि ये कहाँ काम आएंगे। बस वही चीज यार, ये हमारे कोई काम आने वाले नहीं है, तो इसलिए उनको पढ़ने में रुचि भी कम रही है हमारी।
तो क्या है, अगर बच्चे को ये पता है कि ये मेरी जिंदगी में कहीं काम आने वाला है, तो बच्चा उन चीजों को समझेगा। जैसे आज एक माहौल बन गया है, आज एक इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है स्पेशली इंग्लिश का, कि जो भी बच्चा आज इंग्लिश के अंदर अगर अच्छा है तो अनडाउटेडली उसके लिए स्कोप्स ज्यादा है। लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है इसको। इसका मीनिंग होता है एक ऐसी लैंग्वेज है जो अलग अलग कम्युनिटीज को, इवन अलग अलग देशों को जोड़ने का काम कर रही है। तो इंग्लिश के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप आज होने लगा है, एक अच्छा माहौल इंग्लिश के प्रति बनने लगा है, ठीक है। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये हमारी लाइफ के अंदर इंग्लिश क्या रोल प्ले कर सकती है। इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशंस with which children can easily identify. This way meaning will be clarified and reinforced, ठीक है। आप स्थायी तौर पे अगर उसके माहौल के अंदर, उसके सराउंडिंग के अंदर वो इंग्लिश का इस्तेमाल होता हुआ देखता है, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली वहां पर इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसको पता पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्किल हो सकती है अगर मैं इसके अंदर मास्टरी जो है वो हासिल करता हूं तो, ठीक है। कोरिलेशन विद लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद है ओरल अप्रोच, ठीक है। ओरल अप्रोच का मतलब होता है मौखिक उपागम, ठीक है। मौखिक तौर पे अगर बच्चा ज्यादा से ज्यादा सुनता है, ठीक है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल वहां पर इंग्लिश में नहीं करते हैं, तो फिर वो बच्चा, फिर ऐसा लगेगा ही नहीं वो इंग्लिश की क्लास है। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि टीचर को कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है क्लास के अंदर। बच्चों का स्तर भी उसे देखना है और साथ में उसे ये भी नहीं बोलना है कि मैं क्या पढ़ाने यहां पर आया हूं, ठीक है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न। बच्चा जब स्पीच सुनता है, चीजों को जब बोलता है, तो उस समय उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीजों को लर्न करे। स्पीच मस्ट प्रीसीड बिफोर राइटिंग। जैसे आपने ये देखा होगा LSRW लैंग्वेज का ये 4 स्किल्स होती हैं और इनको इसी फॉर्मेट के अंदर समझा भी जाए। सबसे पहले लिसनिंग आए, फिर स्पीकिंग आए, फिर रीडिंग आए और उसके बाद क्या है, राइटिंग। यहाँ पे यही बात कहना चाह रहा है कि जो स्पीच है वो राइटिंग से पहले आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं पहले आप राइटिंग सिखा रहे हैं फिर आप उसको स्पीच सिखाएं। इंट्रोडक्शन टू लेसन्स should begin orally as learning to speak a language is always the shortest way to learning to read and write it। इनका बस ये कहना है, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग अगर आपकी अच्छी है, उसको अच्छा सुन रखा है, उसको अच्छा बोल रखा है, तो आप इजीली उस लैंग्वेज को पढ़ भी पाएंगे और इजीली आप उस लैंग्वेज के अंदर लिख भी पाएंगे। तो ये कब होगा, जब ओरल अप्रोच का आपने इस्तेमाल किया है। ये दो जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये ओरल एस्पेक्ट है लैंग्वेज के, ठीक है। तो इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, इनका भी ध्यान में रखें। देखो सिलेक्शन का मतलब होता है क्या पढ़ाना है, ठीक है, मतलब आप क्या चीजें पढ़ाएं। जैसे क्लास 9th का एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 9 के स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, ये तो हो गया सिलेक्शन। और ग्रेडेशन का अर्थ होता है आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, मतलब पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, ये क्या कर रहे हो आप, उसकी ग्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको ग्रुपिंग करना, उसको सिक्वेंसिंग करना, ये आपका ग्रेडेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप चीजों को सेलेक्ट करें, उनको ग्रेड करें, तब जाके आप उनको पढ़ाएं। आइटम्स ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ईज, मतलब पहले थोड़ा आसान चीजें रखे, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, इस तरीके से। इट शुड नॉट बी टू रिजिड ग्रेडिंग, देयर शुड बी स्ट्रक्चरल एंड वोकेबलरी ग्रेडिंग। वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स की ग्रेडिंग हो और वोकेबलरी जो है आपकी जो शब्दावली है उनकी भी ग्रेडिंग हो। इसेंशियल वोकेबलरी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले आप जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और साथ ही में जो इसेंशियल वोकेबलरी है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो उनके दिन ब दिन कामों में यूज हो सकती है, उनको आप पहले पढ़ाएं। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ाएं, पहले वो चीजें पढ़ाएं जो इजी है। इसके बाद अच्छा ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर अभी मैक्सिम्स हम जब पढ़ेंगे, ये सूत्र जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, टीचिंग के सूत्र क्या क्या होते हैं, उन चीजों को हम पढ़ेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने मैक्सिम्स है, एक बार इनको पढ़ें आप। सबसे पहला नोन टू अननोन, सेकेंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या याद रखना है, देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी टॉट, आपके सामने इस तरीके से लिखा गया है, और उसके बाद आपको नोन टू अननोन, इसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आगे और मैक्सिम्स है उनका इस्तेमाल, जैसे साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये आपके सामने हो गया। अब इसके बाद इनमें से कोई एक वहां पे इनकरेक्ट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन
कंटेक्स्ट टू लैंग्वेज टीचिंग। तो ये चीज है, सबसे पहला आपको नॉन टू अननोन, नॉन मतलब जो चीजें आप जानते हैं और अननोन का मतलब जो चीजें आप नहीं जानते। तो पहले को बच्चे को उन चीजों से परिचय करवाए जिनको वो जानता है, इसके बाद उन चीजों को जिनको वो नहीं जानता है। टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो ईदर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। पहले बच्चा ये समझे कि क्या क्या चीजें वो जानता है। इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ऐसा माना जाता है कि जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान है वो नए सीखने के लिए एक फाउंडेशन, नींव का कार्य कर सकता है। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, प्रोनाउन इन इंग्लिश, ग्रामर शुड बी टॉट व्हेन द लर्नर हैज अ नॉलेज ऑफ नाउन। जैसे कि अगर बच्चे को नाउन्स का पहले नॉलेज हो जाता है तब जाके बच्चे को क्या पढ़ाए जाने चाहिए, प्रोनाउंस पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, पहले सिंपल चीजों को पढ़ाएं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ाएं। ठीक है, सिंपल थिंग्स एंड वोकेबलरी शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी आइटम। सीधी सी बात है, पहले सरल से जटिल आप ये कह सकते हो। ठीक है, बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दैट वुड सर्टेनली हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग। पहले बच्चा सिंपल चीजों को सीख जाता है तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सीधा कॉम्प्लेक्स चीजें बता दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा स्टार्टिंग में ही घबरा जाएगा। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट का क्या होता है, ठोस चीजें जो उसके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, पहले जो उनके सामने ठोस चीजें उपस्थित है उनको पढ़ाए, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट चीजों को। अब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या होती है, जिनको आप ना देख सकते हो ना जिनको टच कर सकते हो, सिर्फ आप इन्हें क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन वाली जो बातें होती है। कंक्रीट थिंग्स आर रियल थिंग्स, कंक्रीट थिंग्स क्या होती है, आपके सामने वो चीजें होती हैं विच कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय आवर सेंसेस, जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो तो कौन सी होती है, कंक्रीट। अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैन बी जस्ट इमेजिन्ड, अब्स्ट्रैक्ट चीजें जो होती है उनको आप सिर्फ क्या करते हो, इमेजिन कर सकते हैं। टीचिंग डन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब बच्चे ने अगर कोई चीज साफ अपने आंखों के सामने देख रखी है तो वो उसके दिमाग में ज्यादा दिन तक बनी रहती है बजाय कि अब्स्ट्रैक्ट चीजों के। तो पहले आप बच्चे को कॉन्क्रीट चीजें बताएं, ठोस चीजें जो है वो बताएं, और उसके बाद आप उसको क्या बताएं, अब्स्ट्रैक्ट आइटम्स के बारे में। इमेजिनेशन का रोल बाद में होता है। ठीक है, लर्नर कैन इमेजिन अबाउट अ गोल्डन एप्पल ओनली इफ दे हैव सीन एन एप्पल। जैसे आप अगर कोई गोल्डन एप्पल की बात हो रही है, ठीक है, कहीं पे चैप्टर में लिखा हुआ आ गया, तो बच्चा गोल्डन एप्पल को तभी ही इमेजिन कर पाएगा जिस समय पहले उसने कोई नॉर्मल एप्पल देखा हो। ठीक है, नॉर्मल एप्पल का कलर होगा, इसके बाद बच्चा अपने दिमाग में बना पाएगा कि अच्छा नॉर्मल एप्पल ऐसा है तो गोल्डन एप्पल कुछ इस तरीके का होगा। तो ये काम होता है, आप किस तरीके से ठोस चीजों का के बारे में पहले बताएं बच्चे को, इसके बाद वो जो है वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में इमेजिन कर पाएगा। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है, ये आपके सामने होता है विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण, और उसके बाद जो आपका सिंथेसिस है उसको हम बोलते हैं संश्लेषण। ठीक है, ये दोनों आपके सामने लिख लिए मैंने। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा विश्लेषण करे चीजों का, इसके बाद क्या करे, उसको एनालिसिस करे या सिंथेसिस करे। ठीक है, उनको व्हेन द टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल टीचिंग टू समराइजिंग, जब आप पहले डिटेल चीजें बताएं इसके बाद अगर आप समराइजिंग पढ़ाएं, वी गो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तब हम पहले किससे जा रहे हैं, पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। दैट इज इफ अ लर्नर इज टॉट डिफरेंट टेंसेस विद एग्जांपल्स, अगर बच्चे को अलग अलग टेंस आपने पढ़ाए एग्जांपल की हेल्प से, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इजीली। इसका मतलब है आपको पहले समरी नहीं बतानी है, पहले पूरा एनालिसिस बच्चे को एक बार मोटी मोटी जानकारियां जो है वो सारी समझ ले, इसके बाद आप मेन पॉइंट्स के ऊपर आए। सीधा आप इसको ये एनालिसिस टू सिंथेसिस आप वो इंडक्टिव मेथड के अंदर भी देख सकते हो, पहले अच्छे से आप उसको एग्जांपल्स बताते हैं फिर आप उसको रूल्स बताते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है। ठीक है, जो आपका इंडक्शन टू अपन देखते हैं, जैसे पहले तो बच्चा क्या सीखे, एग्जाम्पल सीखे, इसके बाद बच्चा क्या बनाए, रूल्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, जैसे हम ग्रामर टीचिंग का एक मेथड होता है इंडक्शन डिडक्शन मेथड। ठीक है, ये बस वही चीज है आपके सामने, इंडक्शन डिडक्शन मेथड। पहला बच्चे एग्जांपल्स को सीखेगा, इसके बाद वो उन चीजों को रूल्स बनाएगा। ठीक है, रूल्स बनाना ही अपने आप में संश्लेषण होता है। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं नए कंटेंट के ऊपर, इंडक्शन टू डिडक्शन। ये वही चीज है आपके सामने एक बार फिर से। इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, वी गिव सम एग्जांपल्स फर्स्ट, पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ रूल इज एक्सप्लेन देन सम एग्जांपल्स आर गिवन। टीचिंग शुड ऑलवेज प्रीसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। टीचिंग हमेशा किससे होनी चाहिए, इंडक्शन से डिडक्शन, और इसी को हम बोल सकते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एग्जाम्पल्स स्पीक लाउडर देन टीचर लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से बता रखे हैं, अगर बच्चा एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेता है तो फिर रूल्स ऑटोमेटिकली बच्चा अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। सच एग्जाम्पल्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न मच बेटर द कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो आपकी जटिल समस्याएं हैं, तो जटिल कॉन्सेप्ट है, उनको भी बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है अगर आपने इस अप्रोच का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले लॉजिकल चीजें नहीं बतानी है, पहले साइकोलॉजिकल चीजें जो है वो आपको बतानी है। While teaching, the interest, aptitude, capacities and difficulty level of the learner should be kept in mind। ठीक है, पहले उन चीजों को ध्यान रखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसका एप्टीट्यूड, उसकी अभिरुचि जो है वो क्या है, उसकी कैपेसिटीज, उसकी क्षमताएं बच्चे की क्या है, और डिफिकल्टी लेवल उसका क्या रहना चाहिए। पहले बच्चों के मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को समझे, फिर आपकी लॉजिकल चीजें जो है वो आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, vocabulary and sentence structure of a language should be taught keeping in mind the difficulty level of the learners, and then they could be arranged and explained in a logical manner। पहले लॉजिकल मैनर अगर आप मिस भी कर ले सो दैट इज ओके, लेकिन बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल का हमेशा आपको ध्यान में रखना है, किस स्तर का बच्चा है, उसे क्या चीजें बतानी है। लॉजिक सारे बाद में आएंगे, पहले आप बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करें, फिर जाके अपनी चीजों को बताने का प्रयास करें। तो मैक्सिमम में साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल ये याद रखना है। रिलेट फ्रॉम मीनिंग, रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुअलाइज। पहले आप क्या करें, जो भी आपके सामने फॉर्म दे रखा है, कोई स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, पहले उसका मीनिंग बताने का प्रयास करें, इसके बाद उसको कंटेक्चुअलाइज करें, उसको संदर्भित करें। ठीक है, ऑल क्लास एक्टिविटीज शुड बी मीनिंगफुल। सारी क्लास की एक्टिविटीज वो क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। वॉट एवर एक्टिविटी द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन, जो भी एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं, the student should be able to understand the meaning of what they hear। जो भी वो सुनते हैं बच्चा उनके मीनिंग को समझे, ये भी काम हमारा है एज अ टीचर। से रीड और राइट, टीच न्यू वोकेबलरी आइटम्स इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के अंदर, संदर्भ के अंदर आप कोई भी बात बताएंगे तो बच्चा उनको जल्दी समझ लेगा। आप संदर्भ से हट के अगर उसे कोई भी बात बताने जाएंगे, जैसे मैं अभी आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये संदर्भ चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और यहाँ पे अचानक मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट से हटके बात कर ली, तो वो चीजें आप नहीं समझ पाओगे। हम जिस संदर्भ में चल रहे हैं, जो वर्तमान टीचिंग हमारी चल रही है, आप उस संदर्भ में रहकर अगर पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा बेहतरी से उन चीजों को सीख पाते हैं। तो ठीक है, आज साथियों हमने पूरा प्रयास किया है, जो प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के उनको हम अच्छे तरीके से समझ पाए। एक बार हम पूरा इसका थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, क्या क्या हमने देखा है, इसको अच्छे से देखा कि ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में। इसके बाद हमने लैंग्वेज को देखा कि एक मीडियम है जिससे हम आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें सिग्नल्स, पोस्चर, जेस्चर्स का इस्तेमाल होता है। ये ह्यूमन सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे सारे सिंबल्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। लैंग्वेज जो है हमारी ग्रोथ के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करती है। लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है, लैंग्वेज सिस्टमैटिक होती है, लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। इसके बाद लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। इसके बाद हमने देखा लैंग्वेज के एम्स हमारे क्या होना चाहिए, बच्चा उसको पढ़े, उसको समझे, अपने आप को फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाए और अलग अलग जगह पर अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल बच्चा कर पाए। इसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज जो है उसको भी बच्चा इस्तेमाल करे, जैसे म्यूजिक में कोई यूज हो रही है, कंप्यूटर में यूज हो रही है, स्पोर्ट्स में यूज हो रही है। साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है लैंग्वेज के बच्चा उसको समझे, क्रिएटिव स्किल्स जो है उनको बच्चा देखे। इसके बाद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, उनको बच्चा समझे। इसके बाद फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड्स, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, सिंटेक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस, सेमेंटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग, और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल्स में क्या क्या पढ़ा हमने। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, इमिटेशन हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज हमने पढ़ा।
थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, कोरिलेशन विद लाइफ, ये चीजें हमने देखी। इसके बाद है थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच, और उसके बाद है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, उसके देखा। इसके बाद हमने मैक्सिम्स देखा, आप नोन टू अननोन चले, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चले। इसके बाद कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट जाना है। इसके बाद एनालिसिस टू सिंथेसिस, इसके बाद इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, और रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुअलाइज। ये आपके सारे के सारे आज हमने प्रिंसिपल से उनको कवर करने की कोशिश करी। आई होप सो ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मुश्किल होता है ये कि 1 घंटे के अंदर इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से अरेंज करके लेकर आएँ और चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी ये जो 1 घंटे की क्लास है, मैं बिल्कुल इस बात का दावा कर सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जामिनेशन के अंदर जब आपकी आंखों के सामने प्रश्न होंगे तो आप देखोगे कि ये जो मेरे शब्द है उस समय आपके कानों में गूंजेगी कि वाकई में जो चीज़ें हमको बताई गई हैं लगभग हमको वही चीज़ें पूछी भी गई हैं। साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर ठीक लगता है, आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन और कुछ यूजफुल चीज़ें कर पा रहे हैं, तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यही हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन है जिसके लिए हम भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। और आप भी जोड़ें, साथ ही में अपने साथियों को भी जोड़ें अगर आपको ये जो टीचिंग का तरीका है वो आपको पसंद आता है। एक बार फिर से मिलेंगे हम नए कंटेंट के साथ, जहां पर हम बात करेंगे आपके मेथड्स और साथ ही में जो CLT वाला कंटेंट आपको दे रखा है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं।